हेलो दोस्तों, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप लोग खुश होंगे, मज़े में होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी आज बहुत खुश हूँ। आई एम श्योर आपको पता होगा क्यों, क्योंकि हमने जो इस वीडियो सीरीज़ का पहला वीडियो डाला उसको आपने इतना सपोर्ट किया, इतना प्यार दिया कि हम फिर से एक वीडियो करने की हिम्मत जुटा पाए। जब कोई आपका काम अप्रिशिएट करता है, पसंद करता है, उसकी तारीफ़ करता है, तो आपको और एनर्जी मिलती है और कॉन्फिडेंस आता है उस काम को आगे करते रहने के लिए। सो थैंक यू सो मच, बहुत ज़रूरी था ये। इसी के साथ हम अपना अगला वीडियो लेकर आए, बेस्ट रीड्स ऑफ 2021 पार्ट 2। पार्ट 1 भी, ये जो किताबें हैं 2021 की, ये 2021 की बेस्ट किताबें नहीं हैं, पर ये किताबें मैंने 2021 में पढ़ी हैं और मुझे ये पसंद है और मैं चाहता हूँ आप लोग भी ज़रूर पढ़ें, इसलिए हम इन किताबों के बारे में बात कर रहे हैं। कुछ लोगों ने कमेंट किया कि हिंदी की किताबों के बारे में भी बात करें, तो आई एम श्योर हम आगे आने वाले वीडियोस में हिंदी की किताबों को भी शामिल करेंगे, उनके बारे में भी बात करेंगे। और इसके अलावा जो किताबें हम अभी आपको बता रहे हैं उसमें भी कुछ किताबें हिंदी में अवेलेबल हैं। जैसे पिछले वीडियो की 2 किताबें सिद्धार्था और डोंगरी टू दुबई, ये दोनों हिंदी में अवेलेबल है। इनका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डाल देंगे, आप लोग देखिएगा। और आज भी जो किताबें हम आपको बताने वाले हैं उसमें भी कुछ किताबें हिंदी में मार्केट में अवेलेबल हैं, उनका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो शुरू करते हैं, बेस्ट रीड्स ऑफ 2021 पार्ट 2। लेट्स बिगिन। तो हमारी पहली किताब है इकिगाई। इकिगाई हेक्टर गार्सिया और फ्रांसेस्क मिरेलिस ने लिखी है। द जापानीज सीक्रेट टू अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ। ये किताब बताती है कि लाइफ को जितना सिंप्लिसिटी के साथ जिया जाए, जितना रिलैक्स होकर जिया जाए, अपने पर्पस को समझा जाए लाइफ के बजाय एक आर्टिफिशियल अर्जेंसी में हमेशा रहने के, भाग दौड़ में लगे रहने के, रैट रेस में फंसे रहने के, थोड़ा रिलैक्स करके लाइफ को देखा जाए तो लाइफ एक इनर हैप्पीनेस की तरफ बढ़ती है और ज़्यादा मीनिंगफुल लाइफ आप बिताते हैं। मैंने ये किताब जब पढ़ी थी तो मुझे बहुत ज़रूरत थी इस किताब की, क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा रेस्टलेस था, बहुत एंग्शियस था, बहुत कुछ चल रहा था लाइफ में। और इस किताब ने आकर एक्चुअली मुझे वो पॉज दिया ताकि मैं थोड़ा शांत हो सकूं, थोड़ा कॉन्टेम्पलेट कर सकूं चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढ सकूं, खुशियाँ फील कर सकूं। मुझे लगता है हैप्पीनेस बहुत दूर नहीं है आपसे, बस इतना है कि आप उसे देख नहीं पा रहे। तो अगर आप थोड़ा ध्यान दें, थोड़ा रिलैक्स करें, थोड़ा काम डाउन करें अपने आप को और आसपास की चीज़ों पर ध्यान दें, तो बहुत छोटी छोटी चीज़ों में आपको खुशियाँ मिलती हैं। और ये एक जापानीज कॉन्सेप्ट है इकिगाई। इकिगाई मीन्स पर्पस ऑफ लाइफ। एक जापानीज वर्ड और कॉन्सेप्ट है जिस पर हेक्टर गार्सिया और फ्रांसेस्क मिरेलिस ने ये किताब लिखी है। इन्होंने एक और किताब लिखी है जो इसी का कंटिन्यूएशन है आई गेस, उसका नाम है इचिगो इची। वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग किताब है, हम आगे आने वाले वीडियोस में उसके बारे में भी बात करेंगे। बट हाईली रिकमेंडेड बुक फॉर एवरीवन। प्लीज 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 डू रीड। ये किताब हिंदी में भी अवेलेबल है। हमारी दूसरी किताब है एनिमल फार्म बाय जॉर्ज ऑरवेल। ये पहली बार पब्लिश हुई थी 1945 में। इज़ अ सटायर। और मुझे ये किताब यूं ही चलते फिरते बुक शॉप पर दिख गई थी और मैंने कवर और नाम की वजह से ये किताब खरीद ली थी। पर जब मैंने इसे पढ़ा, आई थिंक ये एक ऐसी किताब है जो हर एक इंसान को हर एक समय में पढ़ने की ज़रूरत है। ये हर एक टाइम में उतनी ही रेलेवेंट है जितनी रेलेवेंट ये उस टाइम रही होगी जब ये किताब लिखी गई थी। आई थिंक जॉर्ज ऑरवेल 1917 के रशियन रेवोल्यूशन से इंस्पायर्ड थे और उसी पर बेस करते हुए उन्होंने ये किताब इमेजिन की और लिखी। इज़ अ फिक्शन। इस किताब में कहानी एक ऐसे एनिमल फार्म की जहाँ पर सारे एनिमल्स एक दिन ये डिसाइड करते हैं कि उन्हें ह्यूमंस के कंट्रोल में, उनके रूल में नहीं रहना है, और वो विद्रोह करते हैं, रिबेल करते हैं ह्यूमंस के अगेंस्ट और पूरे फार्म को अपने कंट्रोल में कर लेते हैं। नेपोलियन जो कि एक डिक्टेटर जैसा कैरेक्टर है, इज़ अ पिग, और वो उस पूरे एनिमल फार्म को रन करने लगता है अपने ह्यूमन मालिकों को भगाने के बाद।
लेकिन धीरे धीरे वो एनिमल फार्म किस तरह से एक ऐसे स्टेट में आ जाता है जहाँ पर वो उससे भी बदतर होता है जितना बदतर वो ह्यूमंस के कंट्रोल में था। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इज़ अ शॉर्ट नोवेला, बहुत ही अच्छी रीड है और जल्दी ख़त्म हो जाएगी। ये किताब हिंदी में भी अवेलेबल है। अगर आप इसको हिंदी में पढ़ना चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। मैं इस किताब की कुछ लास्ट की लाइनें ज़रूर पढ़ के आपको सुना देता हूँ एक बार, ताकि आपको थोड़ा आइडिया लगे कि किताब किस तरह से ख़त्म होती है। 12 voices were shouting in anger and they were all alike. No question now what had happened to the faces of the pigs. The creatures outside looked from pig to man, and from man to pig, and from pig to man again. But already it was impossible to say which was which. So, a highly recommended book, Animal Farm by George Orwell. Please do read. हमारी तीसरी किताब है Something Like an Autobiography by Akira Kurosawa. ये किताब पहली बार पब्लिश हुई थी 1981 में और इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन आया 1982 में, जो किया है ऑडी ई बॉक ने। ये किताब कुरोसावा के बर्थ से लेकर उनके रोशमन के लिए गोल्डन लायन जीतने तक वेनिस फिल्म फेस्टिवल में 1951 तक की कहानी है। कुरोसावा एक जापानीज फिल्म डायरेक्टर हैं, बहुत फेमस हैं। इनकी बहुत सारी फिल्में क्लासिक्स हैं, जैसे कि रोशमन, सेवन समुराई, योजिम्बो, रैन, ड्रीम और बहुत सी फिल्में इन्होंने बनाई हैं। मुझे बायोग्राफीज, खास करके फिल्म डायरेक्टर्स, राइटर्स या फिल्म पर्सनालिटीज़ या आर्टिस्ट्स की बायोग्राफी पढ़ने में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि बीइंग अ एक्टर, राइटर, डायरेक्टर, मुझे लगता है मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है इन बायोग्राफीज से। तो अगर आपका इंटरेस्ट हो बायोग्राफीज में, खास करके फिल्म डायरेक्टर्स की बायोग्राफी में, तो ज़रूर पढ़ें अकीरा कुरोसावा, समथिंग लाइक एन ऑटोबायोग्राफी। तो इसी सीरीज में हमारी अगली किताब है व्हाट आर यू डूइंग विद योर लाइफ बाय जे कृष्णमूर्ति। जे कृष्णमूर्ति एक बहुत बड़े थिंकर, फिलोसोफर, टीचर रहे हैं और दलाई लामा ने उनके बारे में कहा है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थिंकर्स ऑफ दिस एज। जदु कृष्णमूर्ति बीइंग अ फिलोसोफर लाइफ के बारे में बहुत सारी चीज़ों के जवाब देते हैं, बहुत सारे ऐसे सवालों के जवाब जो अक्सर लोगों के दिमाग में चलते रहते हैं कि लाइफ का पर्पस क्या है, वो क्यों जी रहे हैं, क्या जी रहे हैं, या कैसे जीना सही है, उनके इमोशंस के बारे में, रिलेशनशिप्स के बारे में, हैप्पीनेस के बारे में। बहुत सारे ऐसे सवालों के जवाब जे कृष्णमूर्ति अपनी किताबों में देते हैं, जो मुझे लगता है कि सभी के लिए जानना ज़रूरी है। आप उसको कितना फॉलो करते हैं, नहीं करते हैं, ये टोटली आपका अपना कॉल है, बट एक बार पढ़ लेने में मुझे नहीं लगता कि कोई बुराई है। मुझे ये किताबें इसलिए अच्छी लगती हैं क्योंकि जो कुछ भी मेरे दिमाग में चलता रहता है, कहीं ना कहीं ये किताबें उनको कंफर्म करती हैं। तो मुझे थोड़ा फिलॉसफी, थोड़ा स्पिरिचुअलिटी और ये सब पढ़ना अच्छा लगता है। थोड़ा बहुत जो मैं फॉलो कर पाता हूँ वो अलग बात है, बट मैं पढ़ता ज़रूर हूँ। इसलिए जे कृष्णमूर्ति मैं सभी को रेकमेंड करूँगा कि आप ज़रूर थोड़ा सा, अगर नॉन फिक्शन लाइफ के बारे में और अपने अपने लिविंग स्टाइल के बारे में, लाइफ स्टाइल के बारे में जानना चाहते हैं, थोड़ा समझना चाहते हैं, तो ज़रूर जे कृष्णमूर्ति को पढ़ें। और उन्हीं की एक ये किताब जो बहुत ही पॉपुलर किताब है, 2001 में आई थिंक पब्लिश हुई थी। इनकी किताबें हिंदी में भी अवेलेबल है। ये किताब है कि नहीं पता नहीं, बट इनकी बहुत सारी किताबें हिंदी में ट्रांसलेटेड है, तो आप वो भी पढ़ सकते हैं। हाईली रिकमेंडेड बुक, व्हाट आर यू डूइंग विद योर लाइफ। और इसी सीरीज में हमारी 5वीं और आखिरी किताब है अनाम दास का पोथा, जो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखी है। ये उनकी आखिरी किताब थी। आई थिंक 76 में ये पहली बार पब्लिश हुई थी। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने और भी कुछ किताबें लिखी हैं, बाण भट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, कबीर, कुछ एसेज भी लिखे। पर ये किताब मुझे हमेशा से बहुत पसंद है। ये किताब मैंने 2 बार पढ़ी है। लॉकडाउन में मैंने एक बार फिर से इसको पढ़ा और ये किताब आज भी उतनी
पसंद आती है जितनी पहले आती थी। इस किताब में एक कैरेक्टर है रैक्व, जो एक ऋषि पुत्र है। उसके माता पिता बचपन में ही चल बसे, जंगल में घूमता है, भटकता है, लाइफ के तरह तरह के सवालों के बारे में जानने की क्यूरियोसिटी रखता है, जिस वजह से आसपास के जो गांव वाले हैं वो उसे साधु महात्मा तपस्वी समझते हैं। और उसी के अलावा एक और कैरेक्टर है जाबाला, जो एक राजकुमारी है, बहुत सुंदर है। और ये किताब रैक्व और जाबाला के थ्रू, उनके रिलेशन के थ्रू, उनकी बातचीत के थ्रू लाइफ की एक जर्नी के बारे में एक पर्सपेक्टिव देता है। मुझे लगता है हर वो इंसान जो जिंदगी से जुड़े, एग्जिस्टेंस से जुड़े सवालों में फंसे रहते हैं, उनको ज़रूर ये किताब पढ़नी चाहिए। इज़ अ फिक्शन ऑफ कोर्स, पर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसको इतना अच्छी तरीके से लिखा है कि आपको बहुत सारे सवालों के जवाब इन दोनों कैरेक्टर्स की जर्नी के थ्रू मिलते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़े राइटर रहे हैं। उनके और भी काम अगर आपको मिले तो ज़रूर पढ़ने चाहिए। मुझे लगता है कि क्लासिक हिंदी लिटरेचर पढ़ना सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। उसका जो अपना एक तरीका है चीज़ों को देखने का, कहानी कहने का, वो और किसी लिटरेचर में उस तरह से नहीं मिलता। तो रामदास का पोथा, हाईली रिकमेंडेड बुक बाय हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो दोस्तों, ये थी कुछ किताबें जो हमने बेस्ट रीड्स ऑफ 2021 पार्ट 2 में कवर की। ऐसी आने वाली कुछ और वीडियोस में हम और किताबों के बारे में बात करेंगे। इन किताबों में के बारे में बात करने का फ़ायदा तब है, इन वीडियोस का पर्पस तब सॉल्व होता है जब आप ये किताबें पढ़ें भी, क्योंकि पढ़ना लाइफ में बहुत ज़रूरी है। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि जो एक्सपीरियंस आपको लाइफ भी नहीं करवा पाती कभी कभी, वो एक्सपीरियंस आपको किताबें करवाती हैं। वो लाइफ आपको किताबों में जीने को मिलती है। इसलिए प्लीज़, आप किसी भी एज के हों, किसी भी वॉक ऑफ लाइफ से आते हो, कुछ भी काम करते हो, ज़रूर अपना खाली समय किताबों को दें। किताबें पढ़ें, अच्छी किताबें पढ़ें, उससे आपका कोई नुकसान नहीं, उल्टा फ़ायदा ही होगा। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हम लोग और इस तरह के वीडियोस बनाएं, हमें थोड़ा मोटिवेशन मिले। एंड थैंक यू सो मच। स्टे हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। सी यू नेक्स्ट टाइम। रेडी है? रिकॉर्डिंग है?